नमस्कार। आइए आज सुनते हैं एक कथा। जैसा राजा वैसी प्रजा। जी हाँ। तो कहते हैं कि एक नगर में एक नवयुवक राज्य गद्दी पर बैठा। तो उसे राज्य संभालते हुए तो वैसे देखा जाए तो 5 साल हो गए थे। तो एक दिन उसके मन में आया कि भाई मैं गांव के सभी परिवारों को बुलाऊं। तो उसने ऐसा ही किया कि उसने जो है राज्यसभा में सभी को बुलाया और घोषणा की कि सभी को मुझे ये बताना है कि भाई आप लोगों ने ना मेरे दादाजी को भी देखा राज्य संभालते हुए, मेरे पिताजी को भी देखा राजा के रूप में, और आप मुझे भी देख रहे हैं, है ना? तो आपको इन तीनों पीढ़ियों में बताना है कि सबसे अच्छा राज्य कौन संभाल रहा है। अरे! सारी प्रजा एकदम शांत हो गई और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। एकदम सन्नाटा छा गया। कोई राजा के मुंह पर भी राजा की बुराई कर सकता था क्या? पर तब जब सब चुप हो गए तो राजा ने कहा कि सुनो, यदि मैं अच्छा राज नहीं संभाल पा रहा हूं तो आप मुझसे मेरे बारे में कह सकते हैं। मैं आप लोगों को इस बात की कोई सजा नहीं दूंगा। तो उस सन्नाटे में से सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई कि राजा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ महाराज, किंतु आपका प्रश्न है कि आप तीनों में से यानी कि आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप में से कौन अच्छा राज्य संभाल रहा था। तो माफ़ कीजिएगा, मैं आप तीनों में से ये नहीं बताना चाहता कि किसने अच्छा राज्य सँभाला। इस बारे में निर्णय मैं कैसे ले सकता हूँ? कौन घटिया, कौन बढ़िया, ये मेरी क्षमता नहीं है। किंतु यदि आप ये पूछें कि तीनों के राज्य के समय में, क्योंकि मैंने तो तीनों का राज्य देखा है, आपके दादाजी का भी, आपके पिताजी का भी और आपका भी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी मनोदशा, मेरी स्थिति कैसी रही। तो राजा ने कहा, अरे वाह! तुमने तीनों का राज्य देखा है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? कृपया करके मुझे बताओ कि हम तीनों के ही राज्य में तुम्हारी मनोदशा कैसी रही? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि राजा जी, जब आपके दादाजी का राज्य था ना, तो उस समय मैं बहुत जवान था। मैं ना पढ़ा लिखा था, शरीर में बड़ा बल था। मेरे पास ना एक लाठी रहती थी। हाँ, और यदि 50 आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, मैं हार नहीं खाता था। बल्कि मैं तो उन 50 को, लाठी तो बस हाथ में ही होती थी, मैं तो डर से ही भगा सकता था। तो एक दिन मैं किसी काम से जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में ना किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा चल कर देखूं कि आवाज किस दिशा से आ रही है। तो देखा, एक सुंदर युवती। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो कोई बहू है। वह अकेले जंगल में बैठी हुई थी। उसे कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे और वह जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गया वो मुझसे डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन घबराओ मत, मुझे बताओ तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। बस जैसे ही मैंने उसे बहन कहा, मैं थोड़ी सी स्वस्थ हो गई, अपने आप को संभालने लगी। बोली कि मैं ना पीहर से ससुराल जा रही थी, तो साथ में 24 गाड़ियां और ऊँट भी थे। रास्ते में हमें डाकू मिल गए, तो उनमें बहुत मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लग गया कि कहीं डाकू मुझे ना पकड़ लें, तो मैं भागकर जंगल में चली गई और छुप गई। किंतु जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब लोग वहां से चले गए हैं और मैं जंगल में अकेली रह गई। तो फिर वो स्त्री बोली कि मेरा गांव दूर रह गया है लेकिन ससुराल पास में ही है, लेकिन मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो मैंने उस स्त्री से कहा कि अरे, ये तुम्हारा जो ससुराल है, बहन सुनो, तुम डरो मत। पहली बात तो ये है कि तुम बिल्कुल मत डरो। तुम ऐसा करो कि तुम्हारा जो ससुराल है, तुम्हारे पति का या अपने ससुर का नाम बताओ क्या है। तो वह स्त्री बोली कि मैं ना पति का नाम ले सकती हूँ, ना मैं ससुर का नाम बता सकती हूँ। हाँ, मैं लिख कर बता सकती हूँ। तो उसने जो है वहीं से एक डंडी उठाई और उसने ज़मीन पर अपने ससुर का नाम लिख दिया। मैंने जैसे ही उसके ससुर का नाम देखा, मैं कहा, अरे, मैं तो उनको जानता हूँ। तो बहन तुम चिंता क्यों करती हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव में छोड़कर आता हूँ। तो वो जो बहू थी उसके शरीर पर बहुत सारे गहने थे। जब मैं उसको उसके ससुराल छोड़ने गया तो ससुराल वालों ने जब बहू को देखा तो उन्होंने उसको बिल्कुल सलामत देखा और बहू ने बताया कि भाई मैं एक जो हूँ, वैसे तो उसके लिए अपरिचित हूँ, पर मैंने उसको बहन बुलाया है। तो वहाँ पे तो प्रसन्नता की लहर छा गई। स्त्री अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश हो गई
और घर वालों ने भी मुझे एक सज्जन व्यक्ति माना। उस स्त्री ने कहा अपने ससुर से कि न जाने मैं इनको पिता कहूँ या भाई कहूँ, किंतु ये मुझे बड़े ही आराम से यहाँ पे छोड़ने के लिए आए हैं। तो स्त्री के ससुर जी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने 500 या 700 रुपए अपनी जेब से निकाले और कहा कि भाई तुम इतने सज्जन व्यक्ति हो, हमारी बहू को सही सलामत घर लेकर आए हो, तो ये मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अरे, मैंने तो अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया, तो कृपया करके मुझे पैसे ना दें, मैं पैसे नहीं लेना चाहता। मैंने सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री मैं नहीं करूँगा, तो मेरे मन में रुपए ना लेने का बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला गया। ये बात तो आपके दादाजी के समय की थी। हाँ, किंतु राजा जी सुनिए, ये जो मैंने आपको बात बताई कि वो जो स्त्री मुझे मिली थी जो गहनों से लदी थी, तो आपके जो दादा हैं उस समय वह राजा रहे। किंतु जब आपके पिताजी का राज्य आया ना और पिताजी सिंहासन पर बैठे, तो उस समय मुझे मेरे व्यापार में बहुत घाटा हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तब मैंने सोचा कि यदि वो जो स्त्री थी जिसकी मैंने सहायता की थी, तो यदि मैं उसकी सहायता नहीं करता, तो वह जंगल में क्या कर रही थी? वो तो रो ही रही थी ना। अरे वो गहनों से लदी हुई थी। यदि मैंने उसे थोड़ा डरा धमकाकर उसके गहने छीन लिए होते, तो आज मेरी बहुत बड़ी सहायता हो जाती और मुझे यूं पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। लेकिन अब क्या फायदा, वो समय तो निकल गया। और राजा जी सुनिए, ये बात तब की है मेरे मनोदशा जिस समय आपके पिताजी सिंहासन पे थे। तो राजा जी, आप 5 साल से राज कर रहे हैं। आपके दादाजी का समय चला गया, आपके पिताजी का भी समय चला गया और अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी जो मनोदशा है इस समय की कुछ ऐसी स्थिति है, ऐसा मन होता है कि वो जो स्त्री मुझे जंगल में मिली थी ना, काश मैं उस स्त्री को अपनी स्त्री बना लेता, से शादी कर लेता, तो कम से कम आज वह मेरी सेवा करती। अरे मेरे बच्चे होते जो मेरी देखभाल करते। राजा जी, मैंने ये सोचा कि मैंने उस स्त्री को भी खो दिया, उसके पहने हुए गहनों को भी खो दिया और उससे हुए बच्चों को भी खो दिया। तो राजा ने जब उस बूढ़े आदमी की मनोदशा सुनी, तो उसने कहा कि सुनो बाबा, मैंने ना तुम्हारी मनोदशा से अंदाजा लगा दिया है कि सबसे अच्छा राज्य मेरे दादाजी का ही था और उस समय तुम्हारे मन में जो थी वो बहुत सच्चाई थी, तभी तो तुमने उस औरत को अपनी बहन माना और उसको उसके घर में छोड़ दिया। मेरे पिताजी के समय थोड़ा सा तुम्हारे मन में पैसे के लिए बात आ गई थी, तो तुम सोच रहे थे कि मैं उसको लूट लेता, किंतु मेरा समय बस बस। अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसका राज्य सही था और किसका राज्य बुरा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि महाराज क्षमा करना, जैसा राजा वैसी प्रजा। और राजा ने कहा बिल्कुल सही बात है, अब मैं अपने आप को दादाजी की तरह बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। ये कथा हमें बताती है कि किस प्रकार से ये जो 3 जनरेशन थी राजाओं की, तो जिस राजा के मन में छल कपट नहीं था, तो उस समय उसकी प्रजा के मन में भी छल कपट नहीं था। जब दूसरा राजा आया तो उसके मन में थोड़ा बहुत छल था, तो प्रजा के मन में भी थोड़ा बहुत छल था। किंतु जो तीसरा राजा था, जो आज की जनरेशन का था, उसके मन में बहुत ज़्यादा छल कपट था, तो प्रजा के मन में भी बहुत ज़्यादा छल कपट था। तो इसलिए कहा गया है कि ज्यों राजा त्यों प्रजा। जी हाँ, तो आप सब लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरी कथा को सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।